हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मैं इस चैप्टर को आपको डीपली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, चैप्टर जो नेम आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये जो सबसे पहली बात आती है बेटा कि जो केमिकल रिएक्शन है इसका मतलब क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शंस आप बेटा डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, जो आप पे कॉपर के बर्तन होते हैं वो आप पे ग्रीन कलर के हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, हाँ। और जैसे कि आपने देखो बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, किसी कैंडल को अगर आप जलाओगे तो वो भी आप पे केमिकल रिएक्शंस है। तो बेसिकली होता क्या है ना, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं आपके। ठीक है, और नए सब्सटेंस जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ओके, देखो यहाँ लिखा ना, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करते हैं, सपोज कीजिए मैंने कहा बेटा मेरे को पता है हाइड्रोजन गैस है मेरी और ऑक्सीजन गैस है। तो आपको पता है बेटा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके वाटर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वाटर फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको पता है बेटा हाइड्रोजन गैस जो जलने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन जो बर्निंग में हेल्प करता है, और जो वाटर आपका है इट हेल्प्स इन द फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करता है, यानी कि आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो देखा जाए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या, बर्निंग होने की, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या, बर्निंग होने की। और देखो हाइड्रोजन जो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है और ऑक्सीजन क्या करता है, सब्सटेंसेस को जलने में मदद करता है, और वाटर क्या करता है, उसको बुझाने में हेल्प करता है। तो देखा जाए तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन हुई तो एक नया जो सब्सटेंस बना आपका वाटर, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब दोबारा से हम जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक, कुछ केसेस में जैसे बेटा यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस में होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है जब आपके इसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना। देखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस, या तो उसके स्टेट में चेंज आएगा, या हो सकता है बेटा सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर उसके कलर में चेंज आ गया, या हो सकता है बेटा गैस का एवोल्यूशन हो, किसी किसी रिएक्शंस में क्या होता है गैस निकलती है। ठीक है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आएगा, या तो टेम्परेचर आपका क्या कहते हैं आपका बढ़ेगा, या तो टेम्परेचर आपका लो होगा, या फिर उसकी स्मेल में चेंज आएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बेटा प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा, यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होगा। कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है ना, जब आपस में दो सॉल्ट सॉल्यूशन को हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक ना इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, जिसके बारे में हम फर्दर जो है आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्लियर बात होगी। तो ये कुछ कंडीशंस बता रखी है कि जिसको देख करके आप बता सकते हो कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन आपका हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ओके, दैट्स इट। अब बेटा जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता है कि जैसे सपोज कीजिए जो सब्सटेंस, सपोज कीजिए मैंने कहा ए को मैं बी के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो आपको कुछ बनता है, ए बी बनता है। ठीक है, जो सब्सटेंस आपस में आपके रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको तो हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस आपका बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। देखो है ना, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो एरो है ना बेटा, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर मैंने मेंशन किया हुआ है, देखिए बेटा। ठीक है, यानी कि जो नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखो लिखा ना आपका कि अगर मैं ए को जो है बी सी के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो ये तो आपके रिएक्टेंट्स हो गए, और जो नया हमारे पास प्रोडक्ट बना वो ना ए सी प्लस में बी मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया। जो नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, एरो इंडिकेट्स करता है किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ओके, डन, परफेक्ट बच्चे, वेरी गुड। अब बच्चे ये बात आती है, देखो आपने ना मैथ्स में पढ़ा होगा, इक्वेशंस पढ़े होंगे आपने, मैथ्स में पढ़ते हैं ना आप, जैसे कुछ इक्वेशंस होती थी आपकी, कैसे जैसे 2x + 3 कर देते थे आप, इक्वल्स टू 4 लिख दिया आपने, है ना,
तो वैसे ही बेटा क्या होता है, केमिकल्स की कुछ इक्वेशंस होती है। केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है बेसिकली जो भी आपके रिएक्शंस है उसको सिंबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। किसकी फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितने देखो इट इन्वॉल्व्स यूजेस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो यानी कि हम साथ में उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं और कभी कभार कुछ कंडीशंस भी मेंशन करते हैं कि कितनी हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, प्रेशर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी हमें मेंशन करना पड़ता है, उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा अगर मैंने ए को जो है बी के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मैं कितने टेम्परेचर दे रहा हूँ उसको, तो कभी कभार जैसे मैंने 443 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, तब जाके आपका AB2 करके कुछ आपको प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है ये भी मेंशन करनी पड़ती है आपको केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका होता है। क्लियर कि नहीं? ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? देखो होता है क्या ना, मैग्नीशियम की जो लेयर होती है मैग्नीशियम के ऊपर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, जो कि फर्दर क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसमें, बर्निंग प्रोसेस में। तो उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर की मदद से, सो दैट वो जो इंटरफेयर ना कर सके बर्निंग प्रोसेस में। क्लियर? और फिजिकल स्टेट भी हम मेंशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको मैग्नीशियम क्या सॉलिड फॉर्म है तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन आपको गैस फॉर्म है तो उसको हम जी से डिनोट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका सॉलिड फॉर्म में पाउडर बनेगा व्हाइट कलर का उसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, समटाइम्स क्या करते हैं बेटा हम AQ भी यूज़ करते हैं, तो AQ का मतलब होता है एक्व सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन वाटर के अंदर। ओके, और लिक्विड होगा तो उसको एल से डिनोट करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना आपका कि मैग्नीशियम बिम को हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है आपके लिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बैलेंसिंग करने की बात आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और व्हाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो, the chemical reaction in which number of elements involved in product will be same as the reactant side is called balanced chemical equation। मतलब सिंपल सी बात ये है बेटा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, सपोज कीजिए मैंने कहा A को मैंने B के साथ रिएक्शन करवाया और मेरा बनता है AB2 बनता है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जितने भी आपके रिएक्टेंट्स आपके हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शंस में, उतने ही बेटा आपके प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर A आपका एक बार है, B आपका 2 बार है, तो यहाँ पर भी B आपका 2 बार होना चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। देखो, आपने बेटा एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जो कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन आपका होता है तो वहां पर कोई भी नया मास ऐड नहीं होता है, बस जो आपके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वही आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जाके एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके होंगे रिएक्टेंट साइड में शुड बी सेम एज द प्रोडक्ट साइड। दैट्स वाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, तो बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में आपके हैं वो आपके इक्वल हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है बच्चे? ओके, ठीक है। अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर ना एक इक्वेशन हमने ली हुई है जिसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, बैलेंस करने का एक हिट एंड ट्रायल मेथड आपका आता है। सबसे पहले क्या होता है, पहले तो आपने बेटा जो केमिकल इक्वेशन उसको आपने लिख दिया और उसके चारों तरफ आपने क्या है बॉक्सेस बना दिए इस तरीके से। देखो, ठीक है, अभी हमने बॉक्स में कुछ भी चेंज नहीं किया। अब सबसे पहले बेटा हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम देखेंगे बेटा रिएक्टेंट्स में आयरन कितने हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। पहले हम उसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है ना बेटा, जैसे इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए बच्चे जैसे इस तरीके से हमने टेबल बना के हमने लिखा ना बेटा आयरन हमारे इतनी होगी, ये होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैज मैक्सिमम नंबर
बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, अब पहले बच्चे सबसे पहले बात सुनो। अब देखा जाए तो बेटा आयरन जो है राइट हैंड साइड में आपके कितने 3 है, हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है और ऑक्सीजन कितने आपके 4 है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन कितने बेटा 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें इस मॉलिक्यूल को, 4s2 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप 4s2 कर देंगे तो आपको पता बेटा यहाँ पर हो गए 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन आपको बैलेंस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम उसके आगे बेटा उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं। फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड, एस और गैस तो जी से नोट करेंगे, और आपका इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है बेटा कंडीशंस भी लिखनी पड़ती है कि कितना टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर, कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, इस एरो के ऊपर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर जाएं, सो दैट मैं आपको जो है उसे डीपली एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए बेटा, अब आती है बात बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। देखो, जब भी बेटा केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो पहले तो क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तब जाके एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सपोज कीजिए मैंने कहा बेटा ए बी को मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ सी के साथ, तो पहले बेटा ए बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी जाके रिएक्शन होने के बाद आपका कोई नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली में क्या होता है कि आपका एक बॉन्ड टूटता है, तब जाके एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शंस डेवलप होता है। ठीक है, देखो अलग अलग टाइप के आपके पास केमिकल रिएक्शन से पहला आपका आता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कंबाइन करने की बात चल रही है। ठीक है, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा हम कैल्शियम ऑक्साइड, मेरे पास एक आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में है, उसको अगर मैं वाटर में डालता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली बेटा आपका ना चूना होता है, क्विकलाइम होता है आपका, क्या होता है क्विकलाइम। जैसे बेटा मैं इसको वाटर में ऐड करूँ तो ये बनाएगा आपका स्लैगलाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्वस फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हुआ क्या बेटा यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड को जो मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, तो उसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, और साथ में बेटा यहाँ पर ना हीट भी रिलीज होती है, आपकी हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो एक और बात बेटा, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए बच्चे, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, देखो लिखा ना, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ जहाँ पर हीट भी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे बेटा देखो, आपको पता है कि अगर नेचुरल गैस को आप जलाओगे तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, CO2 गैस निकलती है, वाटर फॉर्मेशन होता है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। ओके, वैसे बेटा रेस्पिरेशन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन आपने इंटेक किया ना, वो आपका सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और वहाँ से CO2 गैस रिलीज करता है, वाटर फॉर्मेशन करता है और साथ में एनर्जी को रिलीज करता है। दैट्स वाई हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ। ठीक है, उसे हम रेस्पिरेशन रिएक्शन, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, सेकंड बेटा आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब नाम से समझ में आ रहा है बेटा आपको कि एक आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है, उसको ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपके हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा ना आप एनर्जी देते हो, या तो आप एनर्जी हीट की फॉर्म में देंगे, ठीक है, या तो फिर लाइट की फॉर्म में देंगे आप, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे। तो अलग अलग उसके हिसाब से बेटा इनका अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, अगर आप हीट की फॉर्म में देंगे तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर लाइट की फॉर्म में देंगे तो उसको फोटोलाइटिक कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कहेंगे। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका हीटिंग की फॉर्म में किया जाए तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जो कि ग्रीन कलर का होता है,
उसको हीट करने पर बेटा बन जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, जो कि आपका होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक तरीके से बेटा क्या हो रहा है कि एक सिंगल जो आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ओके, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो उसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जांपल और देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल्स और यहाँ पर, जैसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करो तो बेटा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी आपकी, ठीक है। दूसरा आपका आता है बेटा देखो लेड नाइट्रेट वाला, हाँ ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो इसमें बेटा लेड ऑक्साइड बनेगा आपका, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड जो कि आपका येलो कलर का होता है, और साथ में एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेगी, वो किसकी निकलती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की निकलती है, और ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में, तो ये आपका लेड ऑक्साइड बनाता है और साथ के साथ आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है, ओके। तो ये था आपका क्या बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, ओके। अब नेक्स्ट वाला होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम बात करें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है वाटर है बेटा, ठीक है, आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, तो उसमें कंडक्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें H+ आयंस को ऐड करते हैं, यानी कि एसिड के अमाउंट को हम ऐड करेंगे, जिससे क्या होता है कि एक तरफ आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरी तरफ आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैसे देखो बेटा, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज के थ्रू बता रखा है, देखिए ये हमारे पास प्लास्टिक मग है, एक तरफ बेटा हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने डिप कर रखे हैं, यहाँ पर कौन से, ग्रेफाइट की रोड हमने डाल रखी है यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट उसे हम कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव कनेक्ट उसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। अब आपको जब डिकम्पोजिशन होगी तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप पास करोगे तो आपको पता है जो H+ आयंस आपके हैं वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, यानी कि H+ आपका जाएगा इस तरफ, जाएगा नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा, और आपका जो माइनस वाला O2- जाएगा आपका एनोड की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस जो हमेशा होगी वो डबल होगी कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स किसके हैं, आपके हाइड्रोजन के हैं, और एक कंपोनेंट किसका बेटा, ऑक्सीजन का है। तो दैट्स वाई जब वो डिकम्पोज होंगे तो ऑब्वियसली बात है डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। डन, ठीक है बेटा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपका रीजन भी मेंशन किया हुआ है कि क्यों जो है आपका हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होता है वो डबल प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू द ऑक्सीजन अमाउंट, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं PDF को, ओके डन। चलिए बच्चे, अब एक आपका आता है बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पता है बेटा, नाम समझ में आ गया, फोटो मींस होता है लाइट, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कैरिड आउट होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे कहते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे उसको सनलाइट में आप रखोगे ना तो आपको पता है ग्रे कलर का हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। सेम बेटा सिल्वर ब्रोमाइड के केस में होगा, ब्रोमीन गैस आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में किया जा रहा है आपका, ठीक है। इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम यूज करते हैं, ओके डन, दैट्स इट। अब बेटा जिन रिएक्शंस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हीट की फॉर्म में, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी आपकी रिलीज होती है, डन, ठीक है, ओके। अब चलिए बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका, देखो बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो उसमें क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो होता क्या है बच्चे, इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं बेटा बात करूँ, अगर सपोज कीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें मैंने बेटा एक आयरन की नील डाल दी, आयरन की कील डाल दी मैंने,
ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो आयरन की कील होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होती जाएगी। होगा ऐसा कि देखो बेटा, आयरन जो होगा ना बेटा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर आयरन जो आपका हाईली रिएक्टिव है कंपेरिजन टू द कॉपर, और ये बना लेगा बेटा आयरन सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट जिसे हम कहते हैं, जिसका कलर हो जाएगा डर्टी ग्रीन कलर हो जाएगा, और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसे कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअल में हुआ क्या, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू द कॉपर, इसलिए उसने क्या करा, अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर दिया। जैसे बेटा जिंक की बात करें, जिंक मेटल को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो ये जिंक सल्फेट बना देगा। क्यों, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको डिस्प्लेस करके ये जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इसके लिए बेटा आपको ना एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज, जो आप चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो अपने से लेस, देखो ऊपर वाले आपके मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे जाते जाओगे तो आपको लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन बेटा आपको मेटल्स नहीं होता, हाइड्रोजन आपकी इसमें आ जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो बाकी आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये एक आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि बेटा कौन सा आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सा आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। ठीक है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है बेटा आपकी एक और टॉपिक जो है, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं एग्जाम में, वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता है क्या है, देखो, अ रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between the two compounds। देखो डिस्प्लेसमेंट पे तो ये होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल ने अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आयन जो होते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, बिकॉज इनकी जो रिएक्टिविटी होती है लगभग सेम होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कहा सोडियम सल्फेट है मेरे पास बेटा। ठीक है, सोडियम सल्फेट को अगर मैं बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो आपको पता है दोनों का क्लियर सॉल्यूशन होता है। वैसे तो पहले जैसे मैं रिएक्शन करवाऊंगा दोनों को, तो मुझे ना एक आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन मिलेगी, आपको व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ में सोडियम क्लोराइड आपका एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सोडियम ने बैरियम को रिप्लेस कर दिया और बैरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये ना बेटा देखो लिखा है पर आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है आफ्टर द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है बेटा यहाँ पर, कभी कभी बेटा ये ना एग्जांपल आपके एग्जाम में भी आता है, जो कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कि आपको पता है ब्लू कलर का होता है, उसमें से अगर हम रोटेन एग स्मेल जो गैस होती है यानी कि H2 है, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, तो ये आपका बेटा क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर की पीपीटी बनाता है, किसकी, क्यूप्रिक सल्फाइड की। ठीक है, कॉपर सल्फाइड की, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन आपको होता है। ठीक है, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में बोलते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर इसका, देखो एक एग्जाम्पल हो रहा है आपका, देखिए एग्जाम्पल और क्या है, अगर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मैं पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर साथ मिक्स करता हूं, तो ये लेड आयोडाइड एक आपका क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, और साथ में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीके से प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट हो रहा है येलो कलर का आपका। ठीक है, इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डन और नॉट, बात क्लियर होगी, वेरी गुड। अगर यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करके जाएंगे। ठीक है, ओके, डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। अब बात करते हैं बेटा नए टॉपिक की, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखो रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन, दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। जैसे कार्बन को बेटा मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया आपका, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका हो जाएगा।
ठीक है। या फिर जैसे मैंने कहा कॉपर को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मेरे बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या बन गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया आपका। क्लियर। रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि या तो आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। सपोज कीजिए बेटा मेरे पास CuO है, इसको मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो हुआ क्या बेटा इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया तो बन गया बेटा ऑक्सीडेशन में चला गया और इसको रिड्यूस कर दिया। देखो ठीक है, तो देखा जाए CuO जो आपका हो गया, CuO आपका रिड्यूस्ड हो गया बिकॉज ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। ओके, और H2 आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर CuO आपका एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद तो ऑक्सीडेशन में जाता है लेकिन दूसरे को हेल्प करता है रिडक्शन में जाने में। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जो खुद तो आपके ऑक्सीडेशन में जाते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस्ड होने में हेल्प करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने CuO को रिड्यूस करने में हेल्प किया। ठीक है, उससे ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करा। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी की हुई डेफिनेशन देखो, देखिए बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और कोई सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद आपका ऑक्सीडेशन में जा रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई है, आगे ना, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा लास्ट टॉपिक की जिसमें आपको पढ़ना है कोरोजन के बारे में और रेंसिडिटी के बारे में। देखो कोरोजन का मतलब होता है जब आपको कोई भी मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है या एसिड के कांटेक्ट में आता है कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर बेटा या तो हाइड्रेट की एक लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जो धीरे धीरे क्या करता है उस मेटल की प्रॉपर्टी यानी कि मेटल की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर की बात करें, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है बेटा किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, ये सारे के एग्जाम्पल है आपके कोरोजन के। ठीक है, इनको प्रिवेंट करने के लिए तो हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक के अंदर उसको डिप करते हैं किसी मेटल को, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे है ना, और बाय पुटिंग पेंट्स। ठीक है, उस पर पेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो किसी भी मेटल को प्रिवेंट करने के लिए तो उसके ऊपर बेटा गैल्वेनाइजेशन करवा देंगे या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। जैसे होता नहीं बेटा, आपने देखो बाइक्स वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो कितने चमकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या ना, उसमें बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसके ऊपर निकल क्रोमियम की क्या होती है कोटिंग की जाती है आपकी। ओके, ताकि उनको रस्टिंग से बचाया जा सके या करोजन से बचाया जा सके। अब बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आपके फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, फैटी आपके जो ऑयल्स वाली चीज़ें होती हैं, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं या एयर के कांटेक्ट में आती है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है आपकी स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें से बैड स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी आपका खराब हो जाता है। ठीक है, अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सके आपके फूड सैंपल को, एक तरीके से तो बेटा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो फूड को आपको स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है, या फिर एयर टाइट कंटेनर में उसको प्लेस कर देंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे एयर को नाइट्रोजन गैस से, क्योंकि देखो बट एयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका फूड जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, तो इसलिए उसकी जगह पे क्या करते हैं हम आपका नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है। या फिर बेटा आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह में इसको ठंडा होने के लिए रख सकते हैं ताकि आपको फूड स्पॉइल ना हो। ओके, तो आई होप बेटा ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सेस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।